नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में संविधान पर चर्चा जारी है। लोकसभा के बाद अब आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है। 16 और 17 यानी आज और कल 2 दिन संविधान पर चर्चा होगी राज्यसभा में। लेकिन इस बीच किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। किसान पिछले लगभग 1 साल से पंजाब और हरियाणा की सीमा पर डटे हुए हैं, लेकिन उनको दिल्ली आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। दिल्ली आने पर उनको रोक दिया जा रहा है, पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। अब किसान देशव्यापी आंदोलन पर उतर आए हैं। आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान और उसके बाद फिर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। तो ये सारी मुद्दे। और दूसरी ओर महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद, पूर्ण बहुमत आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद और यहां तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। यानी वहां अभी भी सारी चीजें ठीक नहीं है। 23 नवंबर को परिणाम आए हैं। पूर्ण बहुमत के बावजूद सरकार अभी ठीक से चलने की स्थिति में नहीं आ पाई है, जबकि वहां मुख्यमंत्री भी आखिरकार कई दिनों के बाद, लगभग 12-13 दिनों की कवायद के बाद मुख्यमंत्री बन पाए देवेंद्र फडणवीस। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विभागों को लेकर खींचतान अभी भी बनी हुई है और जो तमाम तरीके के जो संकट है इस सरकार पर, वो अभी उन खतरे अभी टले नहीं हैं। तो महाराष्ट्र में अभी भी सरकार के सामने तमाम तरह की का संकट जो है वो बना हुआ है। विभागों के बंटवारे को लेकर तीनों ही पार्टियों में और खास तौर पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान जारी है। लेकिन इन सब मसलों पर, सारे मुद्दों के बीच में, आज से महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है। जबरदस्त हंगामा हुआ है वहां संभल के मुद्दे को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं संसद में आज क्या चल रहा है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है और जिस तरह से लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई, उसकी दशा और दिशा पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी और खुद प्रधानमंत्री का भाषण उससे बिल्कुल अलग दिशा में रहा, उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष ने निराशा जताई है, उससे राज्यसभा में कितनी सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। एक बार सुनते हैं विपक्ष के नेताओं से। संजय राउत को सुनते हैं, शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। वो भी उसी राज्यसभा में हैं, उसके सदस्य हैं जहां आज और कल संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कितनी उम्मीद रखते हैं सार्थक चर्चा की संजय राउत, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आज संविधान के ऊपर चर्चा हो, डिबेट होगा। लोकसभा में चर्चा हो गई, अब राज्यसभा में चर्चा हो। देश संविधान नहीं मान रहा है, जो सरकार है संविधान के खिलाफ काम कर रही है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राजभवन हो, चाहे संसद हो, जहाँ जहाँ संविधान की चौकीदारी होनी चाहिए, वहाँ संविधान के बारे में जो भूमिका सरकार ले रही है वो देश के हित में नहीं है। अगर ये सरकार 400 पार कर लेती तो आज संविधान में चर्चा का विषय अलग होता। अब संसद में चर्चा का विषय क्या होता? संविधान बदलना क्यों जरूरी है, उस पर डिबेट होता। लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता का हम आभार मानते हैं कि आपने ब्रेक लगा दिया, लेकिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के दबाव में काम करती है, वहाँ संविधान खतरे में है। तो संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन जनता ने ब्रेक लगा दिया 400 पार पर, और जो संविधान को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी वो आशंकाएं, उन पर विराम लग गया, ये कहना है संजय राउत का। बार बार ये चर्चा हो रही है अमलेंदु जी की 400 पार नहीं आई और उसकी वजह से जो संविधान को बदलने की आशंकाएं थी, उन आशंकाओं पर विराम लग गया। विपक्ष के नेता ये चीज़ बार बार कह रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसी का नुकसान भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को कि 400 पार का नारा वो इसलिए दे रही थी ताकि संविधान को बदला जा सके, संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सके। और अब जब उसको नहीं मिला तो फिर वो संविधान पर चर्चा करने को विवश है। हालांकि इसकी चर्चा की मांग की थी विपक्ष ने,
तो ये चीज़ें किस तरह से सरकार को परेशान कर रही हैं, और जिस तरह से लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि संविधान पर चर्चा का मुद्दा महज कुछ एक चीज़ों पर 30-40 साल 50 साल पुरानी घटनाओं पर टिका रहा। हाँ, देखिए, पूरा जो संविधान पे जो चर्चा हुई भी, उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से संविधान पे तो कोई चर्चा हुई ही नहीं, और नरेंद्र मोदी के संविधान पे चर्चा में तो संविधान का सा भी नहीं बोला गया, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अभी भी निर्मला सीतारमण जब राज्यसभा में बोल रही हैं तो वो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, संविधान को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए कि संविधान को ये सरकार किस तरीके से तोड़ना मरोड़ना चाहती है, और संजय राउत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि अगर 400 पार का नारा इनका कामयाब हो गया होता तो आज सदन में चर्चा ये हो रही होती कि संविधान को बदलना क्यों जरूरी है। आज जो चर्चा संविधान पे हो रही है वो विपक्ष के आह्वान पे हो रही है। राहुल गांधी ने चूंकि लिखा था, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि इस पर आप चर्चा कराइए, और जाकर मिले भी थे, तो इसलिए संविधान पर चर्चा कराई जा रही है। लेकिन अगर ये सरकार को 400 पार हो गया होता तो ये संविधान क्यों बदलना है, इस पर चर्चा कर रहे होते, और चर्चा क्या कर रहे होते, बल्कि संविधान बदलने के लिए ले आए होते अपना कानून जो भी कुछ करना था उनको। जो भी पार्टी के कई सांसद कह भी चुके थे, खुलेआम कह चुके थे। उनमें से एक तो अरुण गोविल इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं। हालांकि वो लल्लू सिंह जो थे वो तो हार गए थे चुनाव, लेकिन ये तो हैं, ज्योति मिर्धा भी हार गई थी, लेकिन ये अरुण गोविल तो जीत कर आए हैं। तो इन पर क्या कार्रवाई हुई, या ज्योति मिर्धा पे क्या कार्रवाई हुई, या आनंद कुमार पे क्या कार्रवाई हुई, या लल्लू सिंह चौहान पे क्या कार्रवाई हुई, तो नरेंद्र मोदी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो यही सवाल जो है वो उठ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं, और ये विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि संविधान को बदलने की मंशा थी, लेकिन जनता ने उस मंशा पर विराम लगा दिया। जिस तरह से 400 पार के नारे की उम्मीद, 400 पार करने की उम्मीद लगाया हुआ था सत्ता पक्ष ने, उसको पूरी तरह से रोक दिया। और अगर वो उम्मीद पूरी हो जाती तो आज संविधान पर चर्चा ना हो रही होती, संविधान को बदलने की बात हो रही होती। और जिस तरह से संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उससे जिस तरह से निराशा हुई विपक्ष को, उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तब ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यसभा में उस चर्चा से क्या हासिल होने वाला है। और ये भी एक दिलचस्प बात है, एक कोइंसिडेंस है कि जब राज्यसभा में, संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, तो राज्यसभा में पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, यानी उन पर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चल रही है। हालांकि वो अभी भी उसको चेयर कर रहे हैं, आसन पर बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी क्या कहते हैं? राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के वो उपनेता है, डिप्टी लीडर हैं प्रमोद तिवारी। संविधान पर जो चर्चा हो रही है राज्यसभा में, उससे उनको कितनी उम्मीद है कि कितनी सार्थक चर्चा इस पर होगी, जबकि लोकसभा में चर्चा समाप्त हो चुकी है? देखने को मिलेगा संविधान के सभी सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी। विशेष रूप से हमारा ध्यान केंद्रित होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसको साकार किया था तभी संविधान आया, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि अगर कांग्रेस का प्रबल सहयोग नहीं होता तो इतने प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नेहरू अगर सहयोग न करते कदम कदम पे तो नहीं बन पाता। उस बात को भी हम दोहराएंगे। वहीं जिस तरह संवैधानिक पदों पे का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अधिकार जो दलित पीड़ित पिछड़े हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। हर मुद्दे पे चर्चा होगी। संविधान पर बहस की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य तौर पर हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपने 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक समस्या हो गई है, वो बहक जाते हैं। कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद या उनकी याद आती है, उनके अंदर हीन भावना हो जाती है और वो भटक जाते हैं। अरे इंदिरा गांधी वो हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने सीने पे 36 तो संविधान पर चर्चा हो रही है राज्यसभा में, और उसको लेकर क्या प्रमोद तिवारी का क्या कहना था, कांग्रेस के नेता। और एक बार रुख करते हैं सीधे राज्यसभा का, देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इस समय वहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही हैं, चर्चा की शुरुआत उन्होंने की। सुनते हैं क्या इस समय, चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है राज्यसभा में, जहां संविधान पर चर्चा जारी है। Gujarat. I'm saying that. Sir, I'm saying it, sir.
myself that Gujarat opposed it. वही तो बोल रहे हैं। I'm saying it myself. अरे नंबूत्री बात गवर्नमेंट को सेव नहीं कर पाया कांग्रेस से, आप क्या खड़े हो रहे हो? कम्युनिस्ट है, बैठ जाओ। सर, 3 non-BJP ruled states, sir. So I don't. 3 non-BJP ruled states. I said about Gujarat, now I'm saying non-BJP ruled states, including Congress-ruled Maharashtra, oppose provisions of the UPA's GST. So if they want to first shout about Gujarat, I'm saying it myself. But please do shout about Maharashtra as well. No, they want to pretend they were all ready. They were not ready. Sir, Congress-led ruling UDF government, all right, in Kerala voiced severe concerns. Okay, sir, left front opposes, UDF opposes, Congress is part of the UDF, but no, they will never say that. One Gujarat is what they want to say. And I'll tell you why Gujarat had to oppose also. So, they could not bring the GST amendment. When we bring it, this is how they would like to shout about it. But I'm sorry. I'm not lying, sir. I'm sorry. I will have to demand a written apology from Shri Jairam Ramesh for accusing me of lying, which I never do. And whether it is parliamentary or unparliamentary, first of all, sir, the chair, I trust you will take care of that. But accusing me of lying is now very clear, runs in the Congress blood. Somebody had to go to the court to say sorry. When I was the defense minister, not only did they call Prime Minister Modi as a chore, but they kept calling me that I'm lying. And who had to go and apologize in the court? And now, I wouldn't mind. तो संसद में ये गर्म बहस राज्यसभा में चल रही है संविधान के मुद्दे पर, और लोकसभा में जिस तरह से संविधान पर चर्चा हुई उसमें भी बड़ी गर्म चर्चा रही। हालांकि जब राजनाथ सिंह ने लंबे भाषण के साथ चर्चा की शुरुआत की उस समय तो कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो जमकर हंगामा हुआ। और यही नहीं, विपक्ष के जितने भी नेताओं ने बोला, सत्ता पक्ष की तरफ से वहां पर व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसकी शिकायत भी की लोकसभा अध्यक्ष से, ओम बिरला से, लेकिन शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने तो साफ तौर पर कहा लोकसभा में कि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है, और लोकसभा अध्यक्ष ने उन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकालने का भी वादा किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यवाही से वो शब्द नहीं निकाले गए। तो इस समय संविधान पर जो चर्चा हो रही है वो अपने आप में इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है कि संसद के दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, दोनों ही विपक्ष उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए हुए हैं, आरोपों से घिरे हैं, और राज्यसभा के सभापति को तो इस समय अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है, नोटिस दिया जा चुका है। तो अमलेंदु जी, इस तरह की, और अभी जब निर्मला सीतारमण भी बोल रही हैं तो उनके वक्तव्य में भी व्यवधान उत्पन्न किया गया। मुझे लगता है कि विपक्ष ने जब लोकसभा में ऐसा नहीं किया था, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बोलने पर, दूसरे नेताओं के बोलने पर शोर शराबा हुआ, उसी का नतीजा ये है कि निर्मला सीतारमण आज शांति से नहीं बोल पा रही हैं और उनके खिलाफ तमाम तरह के जो आक्षेप हैं, आपत्तियां हैं, वो जताई जा रही हैं। बिल्कुल समीर जी, ये आपत्तियां जताई जा रही हैं, और इसी तरह का मसला लोकसभा में भी आया था। और लोकसभा में जो महुआ मोइत्रा हैं उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया था कि किरण रिजिजू ने संसदीय नियमों और प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए उन्हें लोकसभा में खुलेआम धमकाया, और उन्होंने ओम बिरला से कहा कि वे रिजिजू के शब्दों को हटा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इस निरंतर लैंगिक उत्पीड़न धमकी के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर जो है पत्र लिखा है पार्लियामेंट की कमेटी को, महुआ मोइत्रा ने। उधर महुआ मोइत्रा ने जो 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया गया था, उसके जो चुनाव आयोग ने उसको नजरअंदाज किया, उसको उन्होंने जो बात कही थी उसको लोकसभा के स्पीकर ने उनके भाषण से हटा दिया है। उसको उन्होंने फिर जो है ट्वीट किया है कि चूंकि लोकसभा के स्पीकर ने हटा दिया है, मैं इसको फिर से यहाँ ट्वीट कर रही हूँ। यानी वहाँ कार्रवाई से हटा दिया गया है, लेकिन जो बात कही गई वो
जनता के बीच में है। तो ये इस तरह की चीजें हो रही, तो आज निर्मला सीतारमण को इस तरीके से बोलना पड़ रहा है यहाँ। लगता है प्रधानमंत्री जब आएंगे तो और ज्यादा कुछ हो सकता है समीर जी। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से देखते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। और इस जो अध्यक्षता कर रहे हैं राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है। हालांकि विपक्ष ये कह भी रहा है कि जब नोटिस दिया जा चुका है तो उनको अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं और अपनी बात को भी जमकर रख रहे हैं, यानी अपने को डिफेंड भी कर रहे हैं। एक बार रुक करते हैं फिर से राज्यसभा में क्या चल रहा है। लेकिन जबरदस्त हंगामे की स्थिति वहां बनी हुई है। संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन संविधान पर चर्चा के दौरान जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से पुरानी चीजों को ही रखा जा रहा है, उसको दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषणों में भी वही बातें दोहराई गई जो कि पिछले 10 साल से तमाम चुनावी सभाओं में कही जाती हैं, संसद में कही जाती हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बीजेपी के नेताओं की ओर से उन्हीं चीजों को दोहराया जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है। जबकि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि हम संविधान की दशा और दिशा को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं, तमाम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। एक बार रुक करते हैं फिर से राज्यसभा का। What did we do? So I'm contrasting this. When the completion of the 25 years happened in 1973, sir, when in 1973, how was it celebrated, sir? 25 years of independence? There was a time capsule. A time capsule was interned, a Kal Patra was interned in the Red Fort. And at that time, the people were told, this time capsule will be seen only after 5,000 years. तो राज्यसभा में आप देख रहे थे संविधान पर वहां चर्चा हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के तमाम नेता संविधान पर चर्चा को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। और लोकसभा में जिस तरह से निराशा जताई है विपक्ष के नेताओं ने, राज्यसभा में भी उनको बहुत कुछ सार्थक चर्चा की उम्मीद नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी राज्यसभा सदस्य हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस चर्चा को लेकर। और जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से पुरानी बातों को ही दोहराने की और आरोप लगाने की कोशिशें हो रही हैं, अपनी सरकार के बारे में जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को किस कदर कमजोर किया गया है, किस तरह से उनको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। संजय सिंह को सुनते हैं। संजय जी, संविधान को लेकर अब चर्चा होनी है, राज्यसभा में इस पर 2 दिन तक चर्चा होगी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर बोल चुके हैं लोकसभा में? अब देखिए, राज्यसभा में तो जिस तरह से सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, सदन को नहीं चलने दे रहा है, मुझे मालूम नहीं कि संविधान पे चर्चा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अभी इस पे डाउट। चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के पास एक झूठ का पुलिंदा है, वो बार बार उसी बात को रिपीट करते रहते हैं। तो अब उनके झूठ में इस देश को कब तक फंसे रहना है, ये देश की जनता को तय करना है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और फिर चुनाव की रैलियों में बटोगे तो कटोगे के नारे उनकी पार्टी के लोग देते हैं। वो रोजगार देने की बात कहते हैं और हिंदुस्तान में 22 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी 11 साल में, 22 नौकरी भी नहीं मिली मेरे ख्याल से किसी को। नौकरियां कम हुई उनके राज में, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने वादा किया था कि जहाज में भर भर के काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे, नोटबंदी लगा के देश की जनता के पैसे खाली कर लिए उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी देश के चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस बात को पूरे देश ने देख लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके झारखंड से मोदी जी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को पहुंचा रहा है। कौन बोलेगा इन सवालों पे? कौन जवाब देगा? एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने जो विपक्ष के द्वारा उठाया गया उस पे नहीं बोले। वो अडानी पे नहीं बोले कि क्यों 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाकर उसने भारत की जनता को महंगी बिजली बेची। नहीं बोले संभल पे, नहीं बोले दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध पे। आए दिन यहां पे देश की राजधानी में इसको आपने क्राइम कैपिटल बना दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार, अवैध वसूली, व्यापारियों पे हमला, कुछ भी हो रहा है।
तो प्रधानमंत्री का भाषण एक झूठ का पुलिंदा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर संजय सिंह बात कर रहे थे और राज्यसभा में भी कितनी सार्थक चर्चा की उम्मीद है उसको भी वो बता रहे थे कि जो विपक्ष के सवाल रहे उस पर कोई बात नहीं की, उनके जवाब देने की कोशिश नहीं की गई, रटा रटाया और एक सधे ढर्रे पर जिस तरह के बयान और भाषण आते हैं वही दिए गए। तो इसको लेकर अब क्या होता है, राज्यसभा में चर्चा जारी है। इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर बोल रही हैं, आपको लगातार उससे हम अपडेट रखेंगे। लेकिन जो खबर है इस समय महाराष्ट्र से बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि सरकार बनने के बावजूद लगभग 1 महीने के बाद वहां करीब लंबे समय पूर्ण बहुमत आने के 12-13 दिन के बाद वहां सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री बने। उसके 10 दिन बाद वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी तक किसी के पास कौन सा विभाग है इसकी कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी ओर लगातार दबाव बढ़ रहे हैं शिवसेना की ओर से कि उसको गृह मंत्रालय चाहिए। विभागों को लेकर और मंत्रियों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। वहां पर अनिश्चय की स्थिति अभी भी बनी हुई है और बिल्कुल साफ जाहिर है कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार क्या कहते हैं। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि जितने मंत्री हैं ज्यादातर मंत्रियों के ऊपर बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप हैं। मंडल के लिए एक फॉर्मूला निश्चित किया गया है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है वो 2.5 साल के लिए है केवल, और बाद में फिर परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, देखो मुझे तो ये लगता है कि 2.5 साल क्यों, ये तो मंत्रिमंडल में 15 चेहरे ऐसे कि जिनके ऊपर दाग लगे हैं, करप्शन के, बहुत सारे हरेसमेंट के, बहुत सब क्रिमिनल उनकी पार्श्वभूमि रही है। गुनहगारों को बचाने का काम वो करते हैं, गुनहगारों को साथ लेकर, गुंडों को साथ लेकर काम करते हैं। ऐसे भी मंत्री वहाँ पे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा बहुमत मिला है उनको, मैंडेट मिला है, तो 1 साल के लिए ही करो, 2.5 साल की क्यों बात है। 1 साल में बदलते जाओ, 1 साल में बदल जाओ, नया मंत्री को देते जाओ। जो हम लोग घरगड़ी रखते हैं वो हमारे यहाँ पे खेती में हर साल में एक नया किस खेती के लिए गड़ी रखना पड़ता है। तो ये गड़ी 1 साल के लिए होना चाहिए, मंत्री पकड़े नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस गड़ी का काम अच्छा काम किया तो रखो, नहीं तो निकाल दो, सिर्फ हाथ नहीं लगाना। मैं तो महाराष्ट्र में सरकार की स्थिति इस जो है वो साफ दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से वहाँ मंत्री बनाने में, विभाग बांटने में और वहाँ क्या किस पार्टी को कितने मंत्री मिलेंगे, इन सब को लेकर लगातार उथल पुथल की स्थिति है। और अब तक मंत्रियों को ये पता ही नहीं है कि किसके पास कौन सा विभाग है। अमलेंदु जी, इस स्थिति में किस तरह से वहाँ की सरकार काम कर रही है ये अपने आप समझ में आता है। सोचा जा सकता है कि क्या वहां पर सरकार के पास मंत्रियों को पता ही नहीं है कि उनके पास किस विभाग की जिम्मेदारी है, वो करेंगे क्या। ये भी 70 सालों में पहली बार है समीर जी, सबको 70 सालों में पहली बार होता है। 70 सालों में पहली बार है कि 36 या 39 कितने मंत्री बन चुके हैं और विभाग किसी के पास नहीं है। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 42 मंत्री बन चुके सब मिलाकर। तो अब भाई ये 42 मंत्री जवाब किसका देंगे, किस विभाग के मंत्री हैं, सवाल पूछे जाने तो किससे पूछे जाए, कौन मंत्री जवाब देगा, ये पता ही नहीं है। और इधर जो है राल मची हुई है गृह मंत्रालय को लेकर। अजीत पवार भी दावा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे भी गृह मंत्रालय पर। उधर अजीत पवार ने एक और बड़ा दावा कर दिया समीर जी, उन्होंने कह दिया कि 2.5 साल के बाद ये सरकार गिर जाएगी, 2.5 साल के बाद दूसरी सरकार बनेगी, यानी अजीत पवार जो बन जाएंगे। और यही बात शिंदे भी कह रहे हैं। तो ये 2.5 साल का अगर मसला चलना था तो भाई उद्धव ठाकरे से ही क्यों अपना गठबंधन तोड़ा था बीजेपी ने। बताया बीजेपी 2.5 साल की तो बात उद्धव ठाकरे से भी की थी। अब यहाँ आपने 2 लोगों से 2.5 साल की बात कर दी, यानी एकनाथ शिंदे से भी और अजीत पवार से भी। तो अब 2.5 साल के बाद किसको बनाएंगे। उधर अजीत पवार कह रहे हैं कि 2.5 महीने के लिए तो अभी भी बन सकता हूँ। तो ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो घपला मचा हुआ है महाराष्ट्र में, घमासान मचा हुआ है और संभले नहीं समझ रहा है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा है। मंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन विभाग जब बटेंगे उसके बाद और ज़्यादा होगा। और बीजेपी जो उसके शिवसेना के जो एक नेता हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर जो सहयोगी दल हैं उनके भीतर भी घमासान मचा हुआ है और महायुति में तो घमासान मचा ही है, जिसका सीधा जो एक प्रमाण दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत
बहुमत आने के बावजूद, महायुति गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला, बावजूद इसके सरकार नहीं बन पाई। बनने में 10-12 दिन लग गए, मुख्यमंत्री तय होने में कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री बनने के बाद और दो डिप्टी सीएम बनने के बाद फिर 10 दिन लग गए मंत्रिमंडल का विस्तार करने में, और विस्तार होने के बाद अब तक वहां पर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं पता है कि उनके पास कौन से विभाग हैं, और मुख्यमंत्री को भी यह नहीं पता है कि कौन कौन से विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं, कौन से दूसरों को दिए हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गृह मंत्रालय को लेकर है, जिस पर शुरू से ही दावा रहा डिप्टी सीएम बनने के बाद। पहले तो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनकी पार्टी की ओर से यह दावा किया गया कि उनके पास जो है वो गृह मंत्रालय रहेगा। अब गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से जब उनको डिमोट कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तब भी गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा या मांगा उन्होंने। अब यह है कि जब वो खुद मुख्यमंत्री हैं तो क्या गृह मंत्रालय छोड़ देंगे, और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे कतई नहीं छोड़ना चाहते हैं गृह मंत्रालय। तो इसको लेकर वहां पर खींचतान मची हुई है, लगभग 1 महीना हो चुका है, होने जा रहा है, और वहां पर विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हुए, चुनाव के परिणाम, लेकिन अब तक सरकार में उथल पुथल ही मची हुई है। और अब जैसा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बयानों में आ रहा है कि 2.5 साल में अपने मंत्रियों को बदलेंगे, तो बहुत कुछ राजनीतिक संकट वहां पर क्या आने वाले दिनों में भी अभी आएगा वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र में क्या स्थिति है क्या नहीं है ये अपने आप में समझने वाली बात है, लेकिन संजय राउत जो ये आरोप लगाते हैं कि ये सरकार चल रही है गुजरात की, उन्होंने पिछली महाराष्ट्र सरकार पर, महायुति सरकार पर यह आरोप लगाया था, लेकिन अब तो ये पूरी तरह से साफ है कि वहीं से चल रही है, क्योंकि बार बार एक एक मुद्दे पर कंसल्टेशन के लिए, बातचीत के लिए, परामर्श के लिए आना पड़ता है दिल्ली। और दिल्ली किसके पास? बीजेपी आला कमान के पास। और बीजेपी आला कमान का मतलब पार्टी का आला कमान नहीं, सरकार का आला कमान, यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दोनों लोग गुजरात से आते हैं। इसीलिए संजय राउत और विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार जो है वो कहां से चल रही है, वो गुजरात से चल रही है, गुजरात के लोगों से चल रही है। जी, गुजरात एक बड़ा मसला था चुनाव में भी, हालांकि वो अब जिस तरीके से रिजल्ट आए तो उससे तो नहीं लगता कि वहाँ वो मसला चला, लेकिन अभी भी गुजरात एक बड़ा मसला है। और यही कहा जा रहा है कि गुजरात ने महाराष्ट्र को कैप्चर कर लिया है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में समीर जी जो चल रहा है वो बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगियों के बीच में जबरदस्त खींचतान का मामला भी चल रहा है। और इधर संजय राउत का कहना यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके अगल बगल में तमाम भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचारी तो एकनाथ शिंदे ही है, उनका अपना कहना है। और ये भी आरोप लगाया है उन्होंने कि भाई 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री जो हैं उन पर ईडी और सीबीआई के सब केसेस चल रहे हैं, यानी भ्रष्टाचारी सब इस सरकार में शामिल हैं, ये संजय राउत का कहना है। बिल्कुल, अभी जो बात विजय वडेट्टीवार भी कह रहे थे कि यहाँ पर 15 से ज़्यादा मंत्री जो हैं उनके ऊपर किसी न किसी गंभीर आरोप है तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, लेकिन वो सब मंत्री बने हुए हैं। निश्चित तौर पर यह विवशता ऐसी है, चूंकि पर यह भी बात है अमलेंदु जी कि जो मंत्री बने हुए हैं, तो अब अगर अभी सरकार, इसका मतलब जब ठीक से चलने लग जाएगी तो तमाम मंत्रियों के खिलाफ ये सारे आरोप समाप्त भी हो सकते हैं, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हाँ, बिल्कुल, जैसे अजीत पवार के खिलाफ समाप्त हो गए, सुनीता पवार के खिलाफ खत्म हो गए, छगन भुजबल के खिलाफ खत्म हो गए, ऐसे इन सब के खिलाफ भी खत्म होने चाहिए। और हो सकता है कि अभी तक इसलिए खत्म ना किए गए होंगे ताकि ये लोग कहीं और ना चले जाएं, तो अब चुनाव हो गया तो अब फिर खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसका एक प्रमाण ये भी है। जी बिल्कुल, एक प्रमाण इसका ये भी है कि सरकार जो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसीलिए जो है ये चल रहा है। और महाराष्ट्र में सब चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी खूब बवाल मचा हुआ है समीर जी। आज कांग्रेस ने वहां विधानसभा घेराव का आह्वान किया, और आज सुबह से ही भोपाल आने वाली सड़कों पर तमाम जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। जो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने, और जीतू पटवारी जो वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। विधानसभा घेराव वहाँ चल रहा है अभी भी, लेकिन उन्होंने सुबह बताया उमंग सिंघार ने और जीतू पटवारी ने कि सुबह से ही जो है कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पोस्टर झंडे लगे हुए हैं कांग्रेस के, वहाँ सब वो उतारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये वही मुद्दा है जिस पर विरोध कर रहे हैं, जिसमें जो राहुल गांधी को गुल्लक भेंट किया था बच्चे ने, और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई इनका इतना ज्यादा दबाव रहा कि उनके उस बच्चों के माँ बाप को सुसाइड करना पड़ा। तो ये पूरा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर। हाँ, उसके साथ भी, और साथ में किसानों का मसला भी है, दोनों मसलों को लेकर, और कई मसले हैं, महंगाई वगैरह भी मसला है। और
मतलब कुल मिलाकर बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकारें हैं, उनके खिलाफ ये कांग्रेस का आज भोपाल में विधानसभा घेराव जो था वो है आज। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में भी इस समय आज से वहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में संभल के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। स्थिति ये आ गई कि विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल नाराज होकर उठ खड़े हुए और काफी वहां अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। और समाजवादी पार्टी के नेता संभल के मुद्दे पर वहां विधानसभा में परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार उन विजुअल्स को देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल को लेकर बहुत ही जबरदस्त हंगामा हुआ है और वहां पर चर्चा की मांग हो रही है। संभल के मुद्दे पर आरोप लग रहे हैं कि संभल में जो कुछ भी हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए सरकार और शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ये देखेंगे कि संभल में भाजपाइयों का षड्यंत्र, दंगा कराने में जुटा पूरा तंत्र, इस तरह के नारे लगाकर वहां विधायक संसद परिसर में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो पेपर लीक से नौजवान बेहाल, धोखेबाज है भाजपा सरकार, और ये नारे लगे हुए हैं। उसके अलावा संभल को लेकर आरोप लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो वहां पर संसद भवन के बाहर बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिसर में बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं वहां किस तरह से नारेबाजी हो रही है। लगातार उस पर चर्चा की मांग हो रही है, अभी भी हो रही है। 3 तो सप्ताह निकल गए संसद में, किस तरह से पूरा कामकाज नहीं हुआ। अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। संभल के मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जिस तरह से ये हम देख रहे हैं, संभल का मुद्दा भी अब सरकार के लिए एक मुसीबत भरा बन गया है। इधर भी संभल में एक और बड़ी एक घटना हुई है कि वहां एक पुराना मंदिर अचानक से मिल गया। हालांकि जो मंदिर की रखवाली करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो उस मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, उन्होंने खुद ताला लगाया था, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं, मंदिर पर अतिक्रमण हुआ था। हाँ, समीर जी, अब इस तरीके की चीज़ें लाई जा रही हैं और प्रशासन कह रहा है, यानी प्रशासन खुद जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगा हुआ है। क्या ये आरोप जो लगा रहा है विपक्ष, उसको सच माना जाए क्या? ये सवाल भी उठ रहे हैं। और इधर जो एक ये संभल का मसला जो इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो जीपीओ पर, गांधी प्रतिमा पर जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और संभल का मसला उठा रहे हैं। इधर एक और मसला जो है 17 से और 21 दिसंबर के बीच में जो यति नरसिंहानंद फाउंडेशन है वो एक धर्म संसद कर रहा है गाजियाबाद में, और इसके खिलाफ कई पूर्व IAS अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक अवमानना याचिका दायर की और कहा है कि यूपी प्रशासन जो है नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठा रहा है और इस धर्म संसद को तुरंत रोका जाए। ये जो है वो कहा गया है इस याचिका में। तो अब देखते हैं कि इस याचिका पर सुनवाई होती है तो इस पर क्या आदेश आता है। इससे पहले उत्तराखंड में एक जो होनी थी धर्म संसद, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया था कि यहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं चल सकती हैं। तो अब देखना है कि ये यहाँ यति नरसिंहानंद को लेकर जो चल रहा है, इस पर याचिका दायर हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। जी बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये इसलिए दायर की, ये धर्म संसद इसलिए हो रही है ताकि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा सके, एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की जाए, भाषण दिए जाएं। और ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये है वहाँ खनौरी बॉर्डर की हैं जो पंजाब और हरियाणा में है, जहां किसान लगातार पिछले करीब 1 साल से वो धरने पर बैठे हुए हैं और दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। जी, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं और लगातार उनको वहाँ रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके ऊपर बल प्रयोग न किया जाए, इसके बावजूद बल प्रयोग किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, सब कुछ किसानों के साथ हो रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो संसद राज्यसभा में बैठकर कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं, झुकेंगे नहीं जी। लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है किसानों के ऊपर जो सरकार अत्याचार कर रही है उस पर जगदीप धनखड़ के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो आज किसान जो है वो पंजाब के बाहर तमाम राज्यों में, देश भर में, पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और उस ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मांगे उनको, उनकी जो जिन मांगों पर प्रधानमंत्री ने सहमति जताई थी, आश्वासन दिया था,
उसको वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच में किसान सड़कों पर हैं, संभल में जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं, और धर्म संसद की बातें हो रही हैं, लेकिन संसद में इन्हीं सब चीज़ों के बीच संविधान पर चर्चा हो रही है। और संविधान पर इस चर्चा को लेकर विपक्ष कितना ज़्यादा आशान्वित है, ये विपक्षी नेताओं के भाषणों से, उनकी प्रतिक्रियाओं से सुना जा सकता है। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को 2 दिन जो संविधान पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर काफ़ी बेहद निराशा जताई है विपक्ष ने, और अब राज्यसभा में भी जब चर्चा हो रही है तो बहुत ज़्यादा आशान्वित लोग नहीं हैं। और यही आरोप लग रहा है कि सरकार तो चाहती थी कि उसको लोकसभा चुनाव में 400 पार मिले और वो संविधान को पूरी तरह से बदल दे, तो चर्चा का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मजबूरी में अब उसको ये चर्चा करानी पड़ रही है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है संविधान पर चर्चा को लेकर संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और प्रधानमंत्री के भाषणों से जिस तरह से निराशा हुई है उस पर वो क्या कह रहे हैं। संजय जी, संविधान को लेकर अब चर्चा होनी है, राज्यसभा में इस पर 2 दिन तक चर्चा होगी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर बोल चुके हैं लोकसभा में। अब देखिए, राज्यसभा में तो जिस तरह से सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, सदन को नहीं चलने दे रहा है, मुझे मालूम नहीं कि संविधान पे चर्चा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अभी इस पे डाउट। जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के पास एक झूठ का पुलिंदा है, वो बार बार उसी बात को रिपीट करते रहते हैं। तो अब उनके झूठ में इस देश को कब तक फंसे रहना है, ये देश की जनता को तय करना है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और फिर चुनाव की रैलियों में बटोगे तो कटोगे के नारे उनकी पार्टी के लोग देते हैं। वो रोजगार देने की बात कहते हैं, और हिंदुस्तान में 22 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी 11 साल में, 22 नौकरी भी नहीं मिली मेरे ख्याल से किसी को। नौकरियां कम हुई उनके राज में, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने वादा किया था कि जहाज में भर भर के काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे, नोटबंदी लगा के देश की जनता के पैसे खाली कर लिए उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी देश के चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और इस बात को पूरे देश ने देख लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके झारखंड से मोदी जी का दोस्त अडानी, तो बांग्लादेश घुसपैठियों की बात, तमाम मुद्दों पर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि किस तरह से सरकार संविधान पर चर्चा कर रही है, और उस संविधान पर चर्चा की दिशा को किधर मोड़ने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश घुसपैठियों का जिक्र किया, और आज का ये दिन है कि बांग्लादेश का मुक्ति दिवस है, यानी जो 16 दिसंबर है। इसी दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत के सहयोग से बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर एक ट्वीट किया है, लेकिन इस ट्वीट की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। पहले हम लोग देखेंगे कि उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। उसमें उन्होंने सैनिकों की ज़बरदस्त तारीफ की है, लेकिन इस ट्वीट को लेकर प्रधानमंत्री ट्रोल क्यों हो रहे हैं, यह भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने लिखा है कि जो विजय दिवस, इसको उन्होंने जो सैनिकों के बलिदान की प्रशंसा की है, जिन सैनिकों ने उसमें भाग लिया उस संग्राम में और बांग्लादेश को मुक्त कराया, उसको लेकर उन्होंने प्रशंसा की है। बावजूद इसके वो ट्रोल क्यों हो रहे हैं, अमलेंदु जी? देखिए समीर जी, वो ट्रोल इसलिए हो रहे हैं कि आप देखिए वो लिख रहे हैं, जैसे लिखा उन्होंने कि उन्होंने सबको याद किया, लेकिन इसमें कहीं भी ना तो सैम मानेकशॉ का इसमें जिक्र है, ना इसमें इंदिरा गांधी का जिक्र है, ना इसमें बाबू जगजीवन राम का जिक्र है। यानी इंदिरा गांधी जिन्होंने दुनिया का भूगोल बदल दिया था, उनका इस पर कोई जिक्र नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको याद कर रहे हैं। ये जो है बताने की चीज़ है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की बहुत निंदा हो रही है कि नरेंद्र मोदी इतने तुच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति क्यों हैं कि आप अपने नायकों को याद भी नहीं कर सकते हैं। भाई इंदिरा गांधी आपसे पहले की थी, आप उस समय तो कुछ थे भी नहीं। आप फर्जी बातें करते हैं कि आप जो थे वो आंदोलन में जा रहे थे। कहाँ गए थे आप? आंदोलन में जेल गए थे, दिखाइए अपना। आप 71 के आंदोलन में जेल गए थे, लेकिन इमरजेंसी में आप कहीं जेल नहीं गए। मतलब ऐसी फर्जी बातें काहे करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी दुनिया में उसकी चर्चा हो।
ये सवाल उठ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल इस इन सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उस पर बातें हो रही हैं और उसमें उनकी काफी आलोचना हो रही है। बहरहाल एक बार फिर रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां संविधान पर चर्चा हो रही है। क्या चल रहा है इस समय वहां, देखते हैं। Conviction to pass the Women's Reservation Bill at that time.